हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में AGRO 5222 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था, ये लेक्चर उसी एक कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम लोग एग्रोनॉमी का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाला है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि मैं आपको और ऐसे पेपर सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। पार्ट सी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब करने बोला गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फार्मिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। देखते हैं एक एक करके हम लोग। सबसे पहले है सबसिस्टेंस फार्मिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग and the use of primitive tools. High yielding and different type of seed can be used in the field. जो subsistence farming है ना, ये क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग और जो स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर के लिए अप्लाई होता है। ये इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और हाई यील्डिंग और डिफरेंट टाइप के सीड्स का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फार्मर्स गो क्रॉप एंड मूव टू अनदर लैंड when old fertility diminishes, helps in pest control and gives maximum yield। इसमें क्या होता है, जैसे कि पार्ट सी में भी हमने इसके पार्ट बी में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक जगह पे फार्मर पहले कल्टीवेशन करते हैं बर्न करके, उसके बाद जब वहाँ की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उन लोग नए प्लेस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सेम यही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। स्मॉल फार्म्स आर कल्टिवेटेड यूजिंग लार्ज इनपुट ऑफ मैनुअल लेबर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मोर देन वन क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड विच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जो स्मॉल फार्म्स हैं, है ना, इसमें लार्ज इनपुट्स का यूज़ करके, जैसे कि मैनुअल लेबर का, फर्टिलाइज़र का, मैन्योर का यूज़ करके इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। इसमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव फार्मिंग। लार्ज साइज्ड फील्ड आर कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ मशीन। द इनपुट ऑफ लेबर पर यूनिट इज लेस। एम्फेसिस is laid on enhanced production. Plantation farming, single agriculture crop is usually produced from the export market. ये जो फार्मिंग है, जैसे इंटेंसिव में हमने देखा स्मॉल फार्म्स के लिए, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है लार्ज साइज फील्ड के लिए, और इसमें मशीन्स वगैरह का यूज़ करके फार्मिंग की जाती है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ये फार्मिंग होता है, इसमें प्लांटेशन क्रॉप वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज़ डन फॉर सेल इन द मार्केट, इट गिव्स हायर बेनिफिट टू फार्मर्स। कमर्शियल फार्मिंग में हम लोग मार्केट सेलिंग के लिए कल्टीवेशन करते हैं, इसमें फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, ये भी हमने पहले पढ़ चुका है। फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल टुगेदर इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं क्रॉप से, है ना, क्रॉप का, और लाइफ स्टॉक की रियरिंग भी कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है डिफाइन फार्मिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम क्या होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो फार्मिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, इम्प्लीमेंट, पावर, लेबर, capital and other input controlled in part by farming families and influenced to varying degree by political, economic, institutional and social forces that operate at many levels। ये क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स से हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सॉइल है, प्लांट है, एनिमल है ना, इम्प्लीमेंट्स हैं, ये सब आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये होता है हमारा फार्मिंग सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना,
profitability, balanced food, environmental safety, income and cash flow through the year, saving energy, meeting water crisis, employment generation का spelling sorry, enhanced in input use efficiency। सबसे पहले तो यूज़ efficiency को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रॉफिट लेवल को बढ़ाना, बैलेंस फूड जनरेट करना, जो हमारा इनकम है उसको जनरेट करना, एनर्जी को बचाना, है ना, जो फॉडर के लिए क्राइसिस है मतलब स्कार्सिटी है उसको ओवरकम करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, है ना। और जनरेशन का स्पेलिंग गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी गलती से हो गया है ना, करेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इंटरक्रॉपिंग एंड नेम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और डिफरेंट टाइप की इंटरक्रॉपिंग क्या है, इनको अपने को बताना है। तो सबसे पहले ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स सिमिल्टेनियसली इन अ सेम फील्ड इन डिफरेंट रो पैटर्न इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। उसी फील्ड में अलग अलग रोज में, है ना, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और जो इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स है जिनके नेम हमको लिखने बोला गया है वो क्या क्या है, रो क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग, गार्ड क्रॉपिंग। ये जो नेम अभी हमने बताया इनमें से बहुत सारे क्रॉपिंग सिस्टम को आप अभी पार्ट बी में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है ये तो हमने पहले लेक्चर में, पहले क्वेश्चन में देख लिया है ना। अब हमको उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम आर इंश्योरेंस अगेंस्ट टोटल क्रॉप फेलियर अंडर aberrant weather condition or pest epidemic, increase in total productivity per unit land area, judicious utilization of resource such as land, labor and input। अगर हमारा क्रॉप टोटल फेलियर हो जाता है उसका, है ना, अगर अबेरेंट वेदर कंडीशन आ जाता है, अबेरेंट वेदर कंडीशन मतलब क्या हुआ कि अब नॉर्मल कंडीशन आ जाता है ना, उस कंडीशन में हमारा क्रॉप का फेलियर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है इसका ऑब्जेक्टिव। जो एक पर यूनिट लैंड है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, और जो जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, इनपुट है, इन सब का जुडिशियस यूज़ होता है इंटरक्रॉपिंग से। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ लीजा, LEISA, लिस्ट आउट एनी 5 प्रॉमिसिंग लीजा टेक्निक। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये है क्या, इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट रिड्यूसेस एक्सटर्नल इनपुट बाय यूटिलाइजिंग इकोसिस्टम रिसोर्स। ये जो सिस्टम है इसमें इकोसिस्टम के जितने रिसोर्सेस हैं उसका यूज़ किया जाता है ना, और जो भी एक्सटर्नल इनपुट्स हैं इन सब को रिड्यूस किया जाता है, इनके यूज़ को। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि लीजा के 5 प्रॉमिसिंग टेक्निक्स अपने को बताना है। तो ये क्या क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रैक्टिस फॉर अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन, कन्वर्टिंग फार्म वेस्ट इनटू यूजफुल। जो फार्म का वेस्ट है उसको यूजफुल में कन्वर्ट करता है ना, जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको अवॉइड करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करता है, पेस्ट मैनेजमेंट और डिसीज़ मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फॉर्म में किया जाता है, ना कि सिर्फ केमिकल फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऑन अ गिवन फील्ड। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है इसके एडवांटेजेस के बारे में हमको बताना है। तो ये क्या क्या है, it improves soil fertility, improves soil physical structure from appropriate crop rotation using cover crop and organic compost. It also minimizes the nutrient loss. It reduces weed, insect, pest, disease through appropriate crop rotation. सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंक्रीज़ होती है ना, सॉइल का फिजिकल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। वो कैसे होता है, तो क्रॉप रोटेशन का यूज़ करके, कवर क्रॉप्स और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करके जो न्यूट्रिएंट लॉस है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है,
जो वीड हैं, इंसेक्ट है, पेस्ट है और डिसीज़ है, उन सबको भी रेड्यूस किया जाता है एप्रोप्रिएट क्रॉप रोटेशन का यूज़ करके। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर डिफरेंट इंडाइसेस यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है ना, उसको इवेलुएट करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए क्या क्या इंडाइसेस, मतलब कि यूनिट्स या फिर इंडिकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो क्या क्या हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, एरिया डाइवर्सिटी इंडेक्स, कल्टिवेटेड लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स। ये 3 इंडाइसेस हैं क्रॉपिंग सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए। इसको डिटेल में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, सिर्फ आपको नाम जानना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द या फिर गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ HEIA। जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज, फिर देखेंगे डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या है? HEIA practices often result in higher yield and profit in the short term due to the heavy use of synthetic input. Increased food production can increase the overall food production, can help to feed a growing population, malnutrition problem easily managed. इससे क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल इनपुट है उसका हाई यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो शॉर्ट टाइम पे हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, ज़्यादा यील्ड मिल जाता है ना, क्योंकि हम लोग सिंथेटिक इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं। फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को। और जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है ना, वो इजीली इससे सॉल्व हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, सीधे वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं जो कुपोषण होता है ना। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे डिसएडवांटेज। तो वो क्या क्या है? कैन लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एज वेल एज कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट एंड फॉर्म द लॉस ऑफ सॉइल कार्बन। सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है इससे, है ना, वाटर पॉल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है और क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। जब हम लोग सिंथेटिक जो इनपुट्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं या यूज़ करते हैं तो इससे ग्रीन हाउस का एमिशन भी होता है, जिससे सॉइल में जो कार्बन है वो लॉस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। जो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड है वो क्या होता है ना, और उसका एग्जाम्पल भी हमको देना है। तो द यील्ड of different intercrops are converted into equivalent yield of any one crop based on price of the produce. In such situation, comparison can be made based on economic return. तो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड क्या है? इसमें जब हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं, है ना, तो उसमें जो इक्विवेलेंट यील्ड होता है उसको किसी एक क्रॉप की यील्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। एग्जाम्पल बोला गया है अपने को, तो एग्जाम्पल क्या है? टू साइट एन एग्जाम्पल, यील्ड ऑफ राइस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द यील्ड ऑफ ग्रेन और सीरियल और पल्स क्रॉप एंड सो ऑन। इन सच सिचुएशन कंपैरिजन कैन बी मेड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक रिटर्न। अब जो यील्ड हमको राइस से हुआ है ना, उसका वीट के यील्ड से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, राइस और वीट से जो इनकम अपने को मिला, जो इकोनॉमिक रिटर्न मिला, उसका कंपैरिजन करके हम लोग क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड फाइंड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? गिव एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है उसके 5 एग्जाम्पल अपने को देने हैं, है ना। तो सबसे पहले है हमारे पास क्रॉप, और जिससे अपने को इंटरक्रॉप करना है वो, जैसे कि अगर लेट्यूस है तो उसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं कैरेट से, रेडिश से, स्ट्रॉबेरी से, कुकुम्बर से। ओनियन है तो बीट से कर सकते हैं, कैरेट से, लेट्यूस से, कैबेज से, फैमिली से। बीन है तो कॉर्न से, कैबेज से, मैरीगोल्ड से, हॉर्स रेडिश से। तो इन सब को मैनिपुलेट करके आपको जितना एग्जाम्पल लिखने हैं आप लिख सकते हैं। बेसिक 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाई ग्रीन मैन्योर क्रॉप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन क्रॉपिंग सिस्टम अंडर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, उसमें अगर हम लोग एक क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो हैं उनको क्यों यूज़ करना है, ये पूछा गया है। ठीक, तो सच क्रॉप्स आर यूजुअली प्लांटेड ऑन अनऑक्युपाइड लैंड between the main crops. While growing, they act as ground cover, preserving the soil structure with their root system, preventing erosion and the washout of nutrient, suppressing the growth of weed and also enriching the soil with nitrogen. हम लोग क्या करते हैं, जब एक क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ना, तो जो अनऑक्यूपाइड लैंड होते हैं, मतलब कि जो खाली लैंड है, वहाँ पे हम लोग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं ताकि वो एक ग्राउंड कवर की तरह एक्ट करें और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करके रखें, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो सके, और उनके रूट सिस्टम से क्या होता है, जो इरोजन है वो भी प्रिवेंट होता है और न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट नहीं होते हैं। ठीक है, और जो वीड्स हैं वो भी ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो इन बेनिफिट के कारण हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योर का यूज़ करते हैं। तो ये मेरे से गलती हुई कि मैंने इसको थ्योरेटिकल टाइप लिख दिया, इसको आप पॉइंट बेसिस में लिखें। जैसे कि सबसे पहला क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कवर की फॉर्म में ये काम कर रहा है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सॉइल स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर रहा है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, इरोजन प्रिवेंट कर रहा है। फिर क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट सेव कर रहा है, मतलब उसको वॉश आउट नहीं होने दे रहा है ना। वीड्स को सप्रेस कर रहा है, वीड्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। ठीक, नाइट्रोजन का इनरिचमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए आपके, 6 पॉइंट्स हो गए। पर मैंने इसको क्या किया, गलती की, मैंने इसको थ्योरेटिकल टाइप लिख दिया, तो ये 3 लाइन्स में ही ख़त्म हो गए, है ना। तो ये इस टाइप के मिस्टेक्स फॉलो नहीं करने हैं, आपको इन सबको पॉइंट्स में मेंशन करना है ताकि आपका आंसर इफेक्टिव बने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के जो टाइप्स होते हैं और सिस्टम है उसको अपने को बताना है। तो 4 टाइप होता है फार्मिंग का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग, पास्टरलिज्म, इंटेंसिव, और ये सब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। दूसरा हम लोग देखते हैं फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम में जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ये क्या है, ये एक इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स है। ठीक, जो जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सबको आपस में इंटीग्रेट करता है। क्लियर है, तो ये हुआ हमारा पार्ट सी। अब हम लोग देखते हैं पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और ये फार्मिंग सिस्टम से अलग क्यों है ना। तो क्या है क्रॉपिंग सिस्टम, refers to the type and sequence of crops grown and practice used for growing them. It encompasses all cropping sequence practiced over space and time based on the available technology of crop production. Cropping systems have been traditionally structured to maximize crop yield. क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, ये जो क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं ना, उसका सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक, कि एक प्लेस में या फिर एक टाइम पर हम लोग क्रॉप की जो रोटेशन यूज़ कर रहे हैं या जिनको हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ये क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्रॉपिंग सिस्टम से हमारा जो यील्ड है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। दूसरा टर्म अपने को पूछा गया, फार्मिंग सिस्टम से अलग क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। तो फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स द क्रॉपिंग सिस्टम एज वेल एज अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड enterprise such as animal husbandry, fishery, etc. for optimally utilization of the available resource and maximize the remuneration. It also takes into consideration the crop residue recycling in the farm. फार्मिंग सिस्टम क्या होता है कि जो क्रॉप है और क्रॉपिंग सिस्टम है ना, उसको ये
रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, ये सब आपस में क्या है, रिलेटेड इंटरप्राइज हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है हमारा फार्मिंग सिस्टम। तो अब जब हम लोग देख लिए कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी अपने को समझ आ गया होगा। जैसे कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसमें हम लोग उसके पैटर्न को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मिंग सिस्टम है इसमें हम लोग उसके इंटर रिलेशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन LIEA एंड HIEA। जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है और लो एक्सटर्नल है, इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द फार्मिंग पैटर्न डिपेंड्स हैविली ऑन एक्सटर्नल एंड केमिकल इनपुट। LEIA relies on the optimal use of natural process. The focus is mainly on maximizing yield coupled with increased specialization of production. The focus is on sustainability of farming system. There is great damage to the environment, environmentally sound, and that have the potential to contribute the long-term sustainability on agriculture. तो जो HEIA है ना, इसमें जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं या फिर जो केमिकल इनपुट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लो एक्सटर्नल में कम यूज़ किया जाता है। ये जो पॉइंट है ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है ना। दूसरा जो HEIA है इसमें यील्ड पे फोकस किया जाता है। ठीक। और LEIA में क्या किया जाता है, जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे फार्मिंग सिस्टम की उस पर फोकस किया जाता है। जो हाई एक्सटर्नल है इसमें इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, पर जो लो एक्सटर्नल है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है। जो HEIA है ये हायर प्रोडक्शन पे, हायर प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, और जो LEI है ये लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। जो HEIA है इसमें जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होते जाती हैं और LEIA में मेंटेन होती है। ठीक है। जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं करती है HEIA, और LEIA क्या करती है, सारे इंडिजीनियस टेक्निक्स का यूज़ करती हैं। ठीक है। ये हुए कुछ बेसिक एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम विथ एग्जाम्पल। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको किया है ना। सेम क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या क्या हैं और उसके एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मोनोक्रॉपिंग, फिर है क्रॉप रोटेशन, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रो क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। एक एक करके देखते हैं। पहले है मोनोक्रॉपिंग। जैसे कि मोनोक्रॉपिंग में हमने देखा सिंगल क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, प्लांटिंग वीट ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड। मोनोक्रॉपिंग इज व्हेन द फील्ड इज यूज टू ग्रो ओनली वन क्रॉप सीजन आफ्टर सीजन। क्या बोला गया है कि मोनोक्रॉपिंग में हम लोग साल दर साल सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि सेम पीस ऑफ लैंड में हम लोग वीट को साल दर साल ग्रो कर रहे हैं। वीट की जगह पे आप राइस भी ले सकते हैं, कुछ भी, सिंगल क्रॉप है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। एग्जाम्पल, प्लांटिंग मेज वन ईयर एंड द बीन द नेक्स्ट। क्रॉप रोटेशन मीन्स चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड ईच सीजन और ईच ईयर, और चेंजिंग फ्रॉम क्रॉप्स टू फैलो। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक साल पे या फिर एक ग्रोइंग सीजन में हम लोग एक क्रॉप लगाएं, फिर जब दूसरा साल आया या दूसरा ग्रोइंग सीजन आया हम लोग क्या किए, दूसरा क्रॉप लगा दिए। ठीक। सिर्फ क्रॉप लगाना ही नहीं, हम लोग फैलो छोड़ के भी क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। फैलो छोड़ना का मतलब एक साल खाली छोड़ देना। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है कि एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मेज़ लगा रहे हैं। ठीक। फिर हम लोग जब ज़्यादा बारिश हो रहा है तब मेज़ लगा दे रहे हैं, फिर जब बारिश का सीज़न गया, जब कम बारिश हो रहा है तब हम लोग बीन्स लगा दिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरक्रॉपिंग। अभी मैंने आपको क्रॉप रोटेशन बताया है ना। अब हम लोग देखते हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या है, प्लांटिंग मेज इन अ लॉन्ग रेन एंड देन बीन्स ड्यूरिंग शॉर्ट रेन। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू क्रॉप इन द सेम field one after the other in the same year.
एक ही साल में एक के बाद दूसरा क्रॉप ग्रो करना को सिक्वेंशियल क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे कि मेज़ लगाए पहले, फिर बीन्स लगा दिए। तो क्रॉप रोटेशन और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में मेन अंतर क्या हुआ? क्रॉप रोटेशन में हम लोग ईयर टू ईयर चेंज कर रहे थे, पर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में हम लोग सेम ईयर में चेंज किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है? एग्जाम्पल, प्लांटिंग अल्टरनेट रोज ऑफ मेज एंड बीन्स और ग्रोइंग अ कवर क्रॉप इन बिटवीन द सीरियल रोज। इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे उसी लैंड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना को हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक रो में मेज लगा रहे हैं, फिर एक रो में बीन्स लगा रहे हैं, या फिर सीरियल जो क्रॉप्स हैं उनके बीच में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जो खाली जगह उसमें ग्रीन मैन्योर्स लगा दे रहे हैं। तो ये हुआ हमारा इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड ऑफ बोथ द क्रॉप्स और डिबलिंग द सीड विदाउट एनी रो अरेंजमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हमने क्या देखा कि रो पे हम लोग कल्टिवेशन कर रहे थे। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में क्या हुआ? हम लोग रोज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, रैंडमली हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं उनके सीड्स को मिक्स करके। ये हुआ मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। फिर आया रो इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? प्लांटिंग बोथ द मेन रो एंड द इंटरक्रॉप इन रो। दिस इज कॉल्ड रो इंटरक्रॉपिंग। क्या है? मेन क्रॉप भी हम लोग उसी को लगा रहे हैं और इंटर क्रॉप में भी हम लोग उसी को लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो इंटरक्रॉपिंग। ठीक है? इसके कारण जो वीडिंग है या फिर हार्वेस्टिंग है ये इजी हो जाता है। लास्ट है हमारे पास रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग। ये क्या है? एग्जाम्पल, प्लांटिंग मेज देन सोइंग बीन्स बिटवीन द मेज रोज 4 वीक लेटर। एक बार हम लोग मेज लगा दिए है ना, फिर हम लोग 4 वीक बाद उसी में बीन्स लगा देते हैं मेज़ के बीच में। तो ये होता है हमारा रिले क्रॉपिंग। और उनके ये होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग और उनके क्रॉपिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? एक्सप्लेन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। क्रॉप रोटेशन क्या होता है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, है ना? तो क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया across a sequence of growing season. This practice reduces the reliance of crop on one set of nutrient, pest and weed pressure, along with the probability of developing resistant pest and weed. क्रॉप रोटेशन क्या होता है? डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को, है ना, एक सेम एरिया में एक सीक्वेंस से ग्रो करना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये सब मेंटेन रहती हैं, पेस्ट और वीड वगैरह रिड्यूस होते हैं। ठीक है? अब हमको बोला गया है इसके प्रिंसिपल लिखने। तो प्रिंसिपल में हमने 9 प्रिंसिपल लिखे हैं, जो क्या क्या हैं? द क्रॉप विथ टैप रूट शुड बी फॉलोड बाय दोज विथ फाइब्रस रूट। दिस हेल्प इन प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म यूज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। एक बार जब हम लोग टैप रूट वाले क्रॉप्स लगाए तो हम लोग को उसके बाद फाइब्रस रूट वाले क्रॉप लगाने चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट का बेटर अब्जॉर्प्शन हो सके। सेकेंड है, द लेगुमिनस क्रॉप्स शुड बी ग्रोन आफ्टर नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। लेग्यूम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड एड मोर ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। लेगुमिनस क्रॉप के बाद नॉन लेगुमिनस क्रॉप को कल्टीवेट करना चाहिए, या फिर नॉन लेगुमिनस के बाद लेगुमिनस को। इससे क्या होता है? जो लेगुमिनस होते हैं ना, ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। फिर है हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल, मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप। जो ज़्यादा एग्जॉस्ट वाले क्रॉप होते हैं उनको हम लोग को लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स के बारे में लगाना है। द क्रॉप ऑफ सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन द सक्सेशन बिकॉज दे एक्ट लाइक अल्टरनेट होस्ट फॉर द पेस्ट एंड डिसीज। अगर 2 क्रॉप सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको हमको एक के बाद एक नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जब सेम फैमिली के हैं तो एक इंसेक्ट होस्ट के लिए दूसरा जो क्रॉप है वो काम करेगा, है ना, होस्ट के जैसा, तो इंसेक्ट वगैरह का नंबर बढ़ जाएगा। An ideal crop rotation is one which provides maximum employment to the family and farm labor. Farm machineries and equipment are also efficiently used. ऐसा क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो फार्म मशीनरी है ये सब यूज़ हो सके।
selection of crops should be demand based, the selection of crops should be problem based, the selection of crops should suit to the farmer finance condition, the crop selected should also suit to the soil and climatic condition. ऐसे क्रॉप ऐसे क्रॉप्स सेलेक्ट करना चाहिए जो डिमांड के बेसिस पे हो, है ना, प्रॉब्लम के बेसिस पे हो, फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन को सूट करती हो और सॉइल और जो क्लाइमेट कंडीशन है उसको सूट करती हो. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन हाउ इंटीग्रेटेड फार्मिंग डिफर्स फ्रॉम फार्मिंग सिस्टम. तो फार्मिंग सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका है ना. अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं. तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आर फार्मिंग सिस्टम विद मल्टीपल इंटरप्राइजेज दैट इंटरैक्ट इन स्पेस एंड टाइम एंड द इंटरैक्शन रिजल्ट इन सिनर्जिस्टिक रिसोर्स ट्रांसफर अमंग इंटरप्राइजेस. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे फार्मिंग सिस्टम्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हों, है ना. ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. और ये एग्जांपल किसने दिया था? तो बेहरा ईटेल 2015 में और मजनू ने था ईटेल 2014 में. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है और उसका एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना. तो sustainable agriculture is a farming in such a way to protect the environment, aid and expand natural resource and to make the best use of non-renewable resource. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? ये फार्मिंग का ऐसा तरीका है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करता है ना. इसके कॉन्सेप्ट क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ फूड टू मीट current need without jeopardizing future generation ability to meet their own needs such as by depleting soil fertility or irreversible harming the environment. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कुल मिला के जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना है, पर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिटोरिएट नहीं करना है. नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है. By adopting sustainable practices, farmer will reduce their reliance on non-renewable energy, reduce chemical use and save scarce resource, keep the land healthy and replenish can go long way when considered the rising population and demand for food. एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ करके हम लोग जो केमिकल यूज़ हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं. जो स्कार रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज या जो कम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन सब का यूज़ नहीं होता है. लैंड हेल्दी रहता है हमारा, रिप्लेनिशिंग होता है ना, और राइजिंग पॉपुलेशन अपने फूड डिमांड के लिए मिल सकती है. ये है हमारा इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ IFS. IFS क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और एडवांटेज क्या है. सबसे पहले IFS देखते हैं हम लोग. इज़ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, फिश, पोल्ट्री, ट्री क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड अदर सिस्टम दैट बेनिफिट ईच अदर. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, जिसपे या फिर जो लाइव स्टॉक को, क्रॉप के प्रोडक्शन को, फिश को, पोल्ट्री को, इन सब सिस्टम को आपस में क्या करता है, इंटीग्रेट करता है. और जितने सिस्टम इससे लिंक्ड होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से बेनिफिट होता है. अब हम लोग देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं. एफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ फार्म एंड एनिमल वेस्ट, मिनिमाइजिंग the nutrient loss, maximizing nutrient use efficiency, adoption of efficient cropping system and crop rotation, the complementary combination of farm enterprise. Generally, farmer take more than one enterprise on their farms. The main objective of farming is to get maximum profit with minimum expenditure by combining enterprise. The combination of enterprise on a farm is influenced by relationship that exist between enterprise to identify the existing farming system in a specific area and assess their relative viability. क्या क्या है
कि जो फार्म की वेस्ट और एनिमल वेस्ट है ये रिसाइकल हो सके, जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो कम हो सके, न्यूट्रिएंट की यूज़ एफिशिएंसी बढ़े, है ना। क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉप रोटेशन फॉलो करें हम लोग। फार्मर में जो इंटरप्राइज हैं वो एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हों। एक फार्म में फार्मर एक से ज़्यादा फार्मिंग सिस्टम का यूज़ करे या फिर इंटरप्राइज का यूज़ करें। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मिंग है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को हो और मिनिमम एक्सपेंडिचर हमारा हो, ठीक है। जो इंटरप्राइज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके आपस में कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो और एक स्पेसिफिक एरिया और रिलेटिव वेबिलिटी को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप एंड अलाइड एंटरप्राइज हेल्प टू इंक्रीज इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस मटेरियल फॉर न्यू enterprise can be used for the enterprise at least for crops. IFS provide an opportunity to sustain production through organic supplementation. Energy crisis can be solved to the same extent by utilizing organic waste to generate biogas, which can be used for cooking, lighting, etc. IFS provide better scope to use available input more efficiently. This leads to an increased benefit cost ratio. IFS leads to producing milk, egg, fruit, honey, and edible mushroom and generate bioenergy for farmers, family, and commercial purpose. There is regular flow of money at frequent intervals throughout the year. IFS links the varied nature of enterprise to provide nutritious food, vitamin, protein, carbohydrate, fat, mineral, etc. This solves the malnutrition problem of the poor people. Increased input use efficiency, employment round the year, pollution-free environment, enhancing productivity per unit area, proper waste management, generation of continuous income around the year, reducing the use of chemical, maximization of the yield of all component, enterprise, soil health management. बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिए हैं, है ना। आपको जितना याद है आप उतना लिख सकते हैं, पर मैक्सिमम 8 पॉइंट्स आपको लिखने ही हैं। तो एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं कि जब हम लोग एलाइड एंटरप्राइज का यूज़ करते हैं, है ना, तो जो इकोनॉमिक यील्ड है पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट टाइम वो बढ़ जाता है हमारा। न्यू एंटरप्राइज का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक। सस्टेनेबल प्रोडक्शन इससे होता है, जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो रिड्यूस होती हैं, जो अवेलेबल इनपुट्स हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ होता है, जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो बढ़ जाता है अपना, है ना। जो मनी का रेगुलर फ्लो है वो बना हुआ रहता है कि अगर एक इंटरप्राइज से अपने को करंट टाइम में नहीं मिल रहा है इनकम तो दूसरे इंटरप्राइज से तो मिलेगा, है ना। फिर जो इससे हमारी न्यूट्रिशियस फूड की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है, इनपुट की यूज़ एफिशिएंसी बढ़ती है, मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम सॉल्व होता है, पूरे साल भर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है हमारा इन्वायरमेंट, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ जाता है, केमिकल्स की यूज़ कम हो जाती है, जो इंटरप्राइज के कंपोनेंट्स हैं उनसे यील्ड भी बढ़ जाता है, और जो सॉइल का हेल्थ है और ह्यूमन हेल्थ है ये दोनों भी मेंटेन रहता है। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म और आपका एग्रोनॉमी का पेपर भी सॉल्व। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि मैं आपको और पेपर सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ बी कंटिन्यू विथ मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।